नमस्कार दोस्तों। आज हम इस कक्षा में मानव भूगोल के ही एक अध्याय मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र अर्थात मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का के बारे में जानेंगे। मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र क्या है? प्रत्येक विषय का, कोई भी विषय हो, भौतिक भूगोल हो, मानव भूगोल हो या इनकी शाखाएं हों, उनका सबका अपना अपना अध्ययन क्षेत्र होता है। किसी किसी तथ्यों को लेकर के उनमें अध्ययन किया जाता है। उनमें बहुत सारी भिन्नताएं देखी जाती हैं। अलग अलग डायमेंशंस यानी कि आयामों से उनमें अध्ययन किया जाता है, तब जाकर के एक विषय तैयार होता है। मानव भूगोल में भी इसी तरह का है। मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र भी बहुत ही बृहद है। मानव भूगोल के अंतर्गत बहुत सारी शाखाएं हैं और कुछ नए सब्जेक्ट्स भी हैं जिनसे इसका मानव भूगोल का रिलेशन है, उनके साथ अंतर संबंध है अन्य विषयों के साथ। इसकी खुद की भी बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कि कृषि भूगोल है, परिवहन भूगोल है, वस्ती भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है। ये मानव भूगोल की ही शाखाएं हैं। इन शाखाओं का निर्माण भी किसी न किसी तरह से मानव भूगोल से हुआ है। जनसंख्या भूगोल है। ये मानव भूगोल का आधार जो मुख्य जो टिकाव है या फिर कह सकते जो बेस है वो मानव पर टिका हुआ है। यानी कहीं न कहीं इसके मध्य में मानव जरूर होगा। तो मानव भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले हम एक बिंदु है जनसंख्या और उसकी विशेषताओं का अध्ययन, अर्थात मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों का, किन किन तथ्यों का, किन किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल में जनसंख्या और उसकी विशेषताओं का अध्ययन को महत्व रखा गया है। अर्थात आप ये देख रहे हो, जनसंख्या जो है फर्स्ट है, प्रथम प्राथमिकता जनसंख्या और उसकी विशेषताओं को दी जाती है। मानव भूगोल में किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के कितना बसावट है, कितने बच्चे हैं वहाँ पर, उन जनसंख्या जो मानव निवास कर रहा है उनमें लिंगानुपात किस तरह का है, यानी कि महिला और पुरुषों के बीच में अनुपात किस तरह का है, बच्चे कितने हैं, बच्चों की संख्या कितनी है उसमें, या फिर वहाँ पर साक्षरता कैसी है, साक्षरता पढ़े लिखे हैं या नहीं है, कार्यशील जनसंख्या कितनी है, कितने लोग उद्योगों में शामिल हैं, कितने लोग गैर कामगार हैं, कितने लोग कामगार हैं, कितने लोग मुख्य कामगार हैं, इस तरह की बातें। और कितने लोग वृद्ध हैं, ये चीज़ें भी देखी जाती है। वहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसा है, स्वास्थ्य से संबंधित जैसे चीज़ें, या फिर विकास कितना हो पाया है स्वास्थ्य से संबंधित, ये चीज़ें मानव भूगोल का ही विषय है। मानव भूगोल देखता है कि जनसंख्या की संरचना, जो जनसंख्या की संरचना किस तरह की है, ये पहले नंबर पे इसका ही अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। दूसरा जो है वातावरण के समायोजन का अध्ययन। वातावरण समायोजन कौन करेगा? वातावरण समायोजन मनुष्य करेगा। जो मनुष्य जहाँ पर रहता है, आपको पता है विश्व में बहुत सारी ऐसे कोई ठंडा स्थल है, कोई गर्म स्थल है, गर्म उष्ण क्षेत्र, उष्णकटिबंध के क्षेत्र हैं, शीतोष्ण कटिबंध के शीत स्थल भी हैं। उन जगहों पर मानव भी निवास करता है। जैसे टुंड्रा प्रदेश ठंडा प्रदेश है, वहाँ पर एस्किमो लोग निवास करते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भारत का कुछ भाग है, अफ्रीका के अधिकांश देश उष्ण कटिबंधीय भागों में आते हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार की जो जलवायु विशेषताएं पाई जाती हैं उनमें मानव का भी निवास है। तो मनुष्य वातावरण के साथ समायोजन किस तरह से करेगा? वातावरण से समायोजन तो करना पड़ेगा उसको, कहीं भी हो, चाहे वो शुष्क क्षेत्रों में हो, चाहे वो उष्ण क्षेत्रों में हो, आर्द्र क्षेत्रों में हो, ठंडे प्रदेशों में हो, कहीं उसको वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ेगा। समायोजन से यहाँ तात्पर्य है कि वो भोजन भी तैयार करेगा और मकान भी बनाएगा रहने के लिए, बिजनेस व्यवसाय भी करेगा, खाने पीने की व्यवस्था करेगा, शिक्षा भी प्राप्त करेगा, अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं भी अरेंज करेगा। और इसके अलावा शासन प्रणाली, वहाँ मनुष्य रहने के लिए शासन प्रणाली यानी किस तरह से अपने जो एक पारिवारिक व्यवस्था है या फिर सामाजिक व्यवस्था है उसको संचालित करना है, वहाँ गवर्नेंस किस तरह का होगा, वहाँ की जो पॉपुलेशन रह रही है उनको कंट्रोल किस तरह किया जाएगा, ये और सुरक्षा, ये सभी चीज़ें क्या करती हैं? वातावरण से प्रभावित होती हैं। जैसा जहाँ का वातावरण है वैसा वहाँ का ये सारी चीज़ें, भोजन, मकान, व्यवसाय, शिक्षा, ये उसी तरह की व्यवस्थाएं हो जाती हैं। कई इसको इस तरह से देखते हैं, जैसे इसके लिए 3 तरह की व्यवस्थाएं बताई गई हैं। मैं आगे जाके बताऊंगा आपको डिटेल में। जैसे कि वातावरण के साथ समायोजन को भूगोलवेत्ता 3 रूपों में देखते हैं, निश्चयवाद, संभववाद। उसके कारण ही 3 रूपों में देखते हैं, इसी कारण से 3 प्रकार की विचारधारा है, निश्चयवाद, संभववाद
और नव निश्चय हुआ। 3 प्रकार की विचारधाराओं का जन्म हुआ है, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वो अलग अलग तरह के तर्क देती हैं। एक व्यवस्था ऐसे कहती है कि भाई प्रकृति मानव पर प्रभावी है, एक ऐसे कहती है मानव प्रकृति पर प्रभावी है, एक ऐसे कहती है नहीं, दोनों ही गलत हैं, दोनों के बीच का एक रास्ता है। कुछ तो मानव को छूट दी जाती है, कुछ प्रकृति भी झुकती है मानव के सामने। तो 3 तरह की व्यवस्थाएं, उनको हम आगे जाकर देखेंगे। लेकिन यहाँ इतना ही देखना है कि मानव भूगोल के अंतर्गत वातावरण समायोजन मानव भूगोल का एक विषय है। मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र में शामिल किया जाता है वातावरण समायोजन को। वातावरण समायोजन से तात्पर्य है मनुष्य किस तरह से वहाँ के वातावरण के साथ समायोजन करते हुए इन व्यवस्थाओं को भोजन, मकान, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन प्रणाली, इनको संचालित कर पा रहा है। ये भी एक मानव भूगोल का विषय हो जाता है, मानव भूगोल का सब्जेक्ट हो जाता है, इनके अध्ययन क्षेत्र हो जाता है। तीसरा नंबर पर हम चलते हैं सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन। मानव भूगोल का सांस्कृतिक भूदृश्य होते क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। सांस्कृतिक भूदृश्य वे भूदृश्य हैं जो मानव द्वारा किसी वातावरण में रहते हुए निर्मित किए जाते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य जैसे कोई मकान बना लिया या फिर नहरें निकाल दी। भाई मनुष्य नहीं होगा तो नहरें कौन निकालेगा? बांधों का निर्माण कर दिया, प्राकृतिक बांध, कृत्रिम बांध प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम बांधों का निर्माण हो जाएगा। तो प्राकृतिक तो प्रकृति ने बनाया है, लेकिन अगर वह कृत्रिम बांध का निर्माण कर दिया जाए किसी क्षेत्र में, तो कृत्रिम बांध किसने बनाया? मनुष्य ने, अर्थात मनुष्य का हस्तक्षेप हो गया। तो कृत्रिम बांध क्या कहलाएगा? सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाएगा। इसी तरह मनुष्य जो है पृथ्वी के धरातल पर निर्माण करेगा विभिन्न प्रकार के भूदृश्यों का, वे सभी सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाएंगे, चाहे वो नहर हो, बांध हो, या फिर कोई कह सकते हैं आपको कि किसी प्रकार मकान का निर्माण हो, बड़ी बिल्डिंग हो, उद्योग हो, किसी तरह के। तो जो भी चेंजेस मनुष्य करता है धरातल पर रह करके, वो सभी बहुत सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाएंगे। ठीक है। सांस्कृतिक भूदृश्य होने के इनके बाद में आ जाती है संसाधन। बहुत सारे खनिज हैं धरातल पर, लेकिन वो संसाधन कब बनते हैं? जब उनको मनुष्य उपयोग करता है। ठीक है। जैसे जल है, जल मनुष्य अगर मनुष्य का पृथ्वी पर निवास नहीं है, उससे पहले जल पड़ा हुआ है या फिर धरातल में उपस्थित है, तब तक वो संसाधन नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका जब तक मनुष्य किसी न किसी रूप में उपयोग नहीं करेगा तब तक वो संसाधन नहीं बनेगा। तो संसाधन कब बनेगा? जब उसका मनुष्य उपयोग करेगा। तो पृथ्वी पर बहुत सारे खनिज हैं या फिर वन हैं, मृदाएं हैं, उनका जब मनुष्य उपयोग करता है तो संसाधन की श्रेणी में आ जाते हैं। अर्थात जो संसाधनों का उपयोग किस तरह से मनुष्य कर रहा है, संसाधन जो हैं उनका उपयोग मनुष्य किस तरह से करता है, मानव भूगोल का विषय, मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र में शामिल हो जाता है। तो मैंने आपको 4 चीजें अभी तक बता दी हैं मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में। पहली है जनसंख्या, दूसरा है वातावरण का समायोजन, तीसरा है सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन, चौथा है संसाधन उपयोग। संसाधन उपयोग के साथ साथ एक चीज जुड़ जाती है नियोजन, यानी कि संसाधन का नियोजन। संसाधन उपयोग तो करते जाओ आप, लेकिन संसाधन उपयोग के साथ साथ नियोजन होना भी जरूरी है। अगर आप नियोजन नहीं करोगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि संसाधन जो है अनियोजित तरीके से उपयोग किए जाने लगेंगे, और हो सकता है भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन उपयोग करने लायक बच्चे ही नहीं। तो इससे भी एक संकट हो जाएगा, और इससे पर्यावरण प्रदूषण भी फैलेगा, मृदा प्रदूषण फैलेगा। तो ये एक अलग चीज हो जाएगी। ठीक है। इसका हम विरोध करते हैं। मानव भूगोल इसका अध्ययन तो करेगा, लेकिन उसको सही नहीं मानता है। तो मानव भूगोल कहता है संसाधन को जो नियोजन है वो अत्यंत ही आवश्यक है, और ये हमारे अध्ययन क्षेत्र का भी भाग है, संसाधन नियोजन। इसके अलावा वातावरण के तथ्यों का कालिक विकास। भाई मानव भूगोल ये भी देखता है कि मनुष्य इतने दिनों से रह रहा है किसी क्षेत्र में, चाहे वो इतने दिनों से रह रहा है, उसने किस तरह से अपना जीवन जिया है, किस तरह से चीज़ों को ढाला है, किस तरह से अपनी व्यवस्थाएं की हैं, खाने पीने की, या फिर रहन सहन के, कपड़ों में किस तरह से विकास हुआ है, वस्त्रों का किस तरह से उसने पहले किस तरह के वस्त्र पहनता था, किस तरह के वस्त्र पहन रहा है। ये सारी चीज़ें मानव भूगोल के विषय में शामिल की जाती हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण लें कि भाई मनुष्य ने पानी के पीने की व्यवस्था किस तरह की है। पहले मनुष्य जंगली रूप में घूमता था आदिकाल में, तो उस टाइम पे तो जहाँ मिला उसको भरा हुआ पानी धरातल को उसको पी लिया। अब उसकी जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई, उसने खेती करना शुरू किया, या फिर उसको नीचे ऊपर धरातल पर पानी नहीं मिला तो नीचे पानी निकालने के लिए उसने क्या किया, रहट चरस का इस्तेमाल किया। कुछ छोटे छोटे बैलों के द्वारा खींचने का, फिर रहट का इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर चरस के बाद में रहट बैलों का उपयोग किया जाने लगा नीचे पृथ्वी से पानी खींचने के लिए।
इसके बाद में कुछ 20वीं शताब्दी में लगभग हैंडपंप आ गए। हैंडपंप हाथ से चलाए जाने वाले पंप थे, उसमें मोटर का इस्तेमाल नहीं होता था। कुछ भागों में कुएं का भी इस्तेमाल किया गया, कुएं भी थे। कुओं के बाद हैंडपंप आए। हैंडपंपों के बाद में अब जो सिस्टम है, जैसे जैसे जल स्तर नीचे जा रहा है वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मोटरों का इस्तेमाल करके ट्यूबवेलों को चलाया जा रहा है। अर्थात मनुष्य पहले पशुओं का पहले सुन के स्तर में व्यवस्था की, फिर पशुओं से पानी खिंचवाया, उसके बाद हैंडपंप का इस्तेमाल किया गया, कुओं का उपयोग किया गया, अब वर्तमान में मोटरों का स्थान आ गया है। तो क्या देख रहे हैं हम कि भाई क्रम जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो तकनीक है वो बढ़ती जा रही है। तकनीक के साथ साथ संसाधनों का जो उपयोग है उसका तरीका भी बढ़ता जा रहा है, ठीक, अलग बदलता जा रहा है। इसके बाद में आता है कि हमने देख लिया वातावरण के तथ्यों का कालिक विकास, यानी कि काल समय के साथ साथ विकास हो गया है। क्षेत्रीय स्थानिक संगठन, नाना भूगोल में एक महत्वपूर्ण चीज देखी जाती है सांस्कृतिक भूदृश्य। तो हमने देखे ही सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण मनुष्य करता है, उसी प्रकार से कुछ भूदृश्य और भी मनुष्य निर्मित करता है जो क्षेत्रीय स्थानिक संगठन के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि कृषि भूदृश्य। कृषि भूदृश्य क्या होता है, मनुष्य अपने कृषि उत्पादन के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग कर रहा है। जैसे नहरें बना दी मनुष्य ने सिंचाई के लिए, तो कृषि भूदृश्य हो सकता है। कृषि भूदृश्य किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का अलग कृषि भूदृश्य होता है ऐसा। जैसे भारत के अंदर अगर हम देखें कृषि भूदृश्य, जैसे यूपी और जो हरियाणा है, पश्चिम बंगाल और बिहार, पंजाब है, इसमें नहरों से अधिक सिंचाई की जाती है। और अधिकांश सिंचाई किस प्रकार की होती है, यहाँ पर गेहूँ का उत्पादन अधिक किया जाता है। इनकी तुलना में, इन तीनों जिलों, तीनों स्टेट की तुलना में बिहार और जो पश्चिम बंगाल है उसमें चावल का अधिक उत्पादन किया जाता है। चावल है, जूट है, चावल है, इनका अधिक उत्पादन किया जाता है। और वहाँ का जो सिंचाई की व्यवस्था है वो इन तीनों जिलों से या तीनों स्टेट से अलग प्रकार की है, तो वहाँ अलग तरह के भूदृश्य देखने को मिलता है। तो संसार में ऐसे भिन्न विभिन्न प्रकार के भूदृश्य देखने को मिलते हैं। इन भूदृश्यों के आपस में जो तुलना का काम करता है मानव भूगोल द्वारा किया जाता है। लास्ट में आ जाता है भाई भूदृश्यों के मध्य भी तुलना हमको करवानी है। भूदृश्यों का प्रत्येक अलग अलग अध्ययन भी मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। भाई कहाँ पर कैसा भूदृश्य है, कृषि भूदृश्य, उनकी मध्य में तुलना करवाना भी मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र ही है। इस तरह से आप देखोगे कि जनसंख्या, वातावरण समायोजन, सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन, सांस्कृतिक संसाधन उपयोग, वातावरण के तत्वों का कालिक विवरण, क्षेत्रीय स्थानिक संगठन और इनके अंतर संबंध, क्षेत्रीय स्थानिक संगठनों का अंतर संबंध, इंटर रिलेशन, इन सब जो तथ्य हैं या फिर कह सकते हो अध्ययन, इन सब तथ्यों का अध्ययन किसमें किया जाता है, मानव भूगोल के अंतर्गत।